जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। अच्छा दिन था आज मार्केट में लेकिन अगर हम रफ़ली मार्केट के आखिरी जो सेशन था, दूसरा सेशन अक्सर हम उसको कहते हैं जो 12 बजे के बाद का होता है, उसमें अगर आप मार्केट का जायज़ा लें तो मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा स्टैग्नेंट नज़र आई है। एक ही पॉइंट के गिर्द जो है वो घूमती हुई नज़र आई। वॉल्यूम्स भी एक वक़्त में बहुत ज़्यादा स्क्वीज़ हुए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मार्केट अगेन वेट एंड वॉच का शिकार हो रही थी नियर टू द क्लोजिंग यानी कि दूसरे सेशन के अंदर। वेट एंड वॉच में इसलिए थी क्योंकि मार्केट में जो सिचुएशन है इस वक़्त, जो मूव है वो टेक्निकली नहीं है। टेक्निकली ना होने की बुनियाद पर चूँकि 100% जो है वो न्यूज़ बेस काम है, ख़ास तौर पर जो अमेरिका के मामलात और चाइना के दरमियान जो टैरिफ वॉर है, उसका असर दुनिया की मार्केटें भी ले रही हैं और हमारी मार्केट भी ले रही है। तो जिस वक़्त मामला जो है वो टेक्निकली जो है वो चलने की बजाय 100% न्यूज़ बेस चल रहा हो, तो ऐसी सूरत में वेट एंड वॉच होता है। यानी कि आपके पास कोई शेयर आया, न्यूज़ आई, आपने उस न्यूज़ की बुनियाद पर उसको बाय किया, फिर आपने उसको सेल किया, फिर आप वेट करते हैं कि अब जो है वो किस सेक्टर के अंदर की कोई न्यूज़ मिले या इंटरनेशनली कोई क्लू मिले तो आपको नई बाइंग करें। तो ये होता है मार्केट के अंदर। तो ये मार्केट के जो इस तरह के जो बिहेवियर्स हैं, इसको हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। आम ट्रेडर या आम इन्वेस्टर जो है वो इस किस्म की जो मार्केट की जो रस्साकशी होती है उससे वो घबरा जाता है। तो इसको अपनी जो है वो एक्सपीरियंस का हिस्सा बनाइए और इसके इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि मार्केट के इस किस्म के बिहेवियर के साथ भी आपने जो है वो नबर आज़मा होना है। तो आज जो है वो अच्छा खासा जो है वो आखिरी 3-4 घंटे जो थे उसमें मार्केट ने ऐसा टका के जो है वो क्या कहते हैं स्टक हुई मार्केट कि एक ही पॉइंट्स के गिर्द जो है वो घूमती रही। बाकी मज़ीद इसमें क्या सिचुएशन रही, उस पर इंशाल्लाह जो है वो आगे चल के बात करते हैं, कैंडलस्टिक पर बात करेंगे। इसके साथ इफर्ट का जो है वो आज हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, एग्रो फर्टिलाइज़र का। बहुत ज़्यादा सवालात थे उस हवाले से। बहुत सारे दोस्तों ने उसको ऊपर बाय कर रखा है, लेकिन अफ़सोस की बात ये है कि वो तमाम के तमाम लोग जो हैं वो अपने आप को इन्वेस्टर कहते हैं, जिन्होंने मुझे मैसेज किया कि अगर इन्वेस्टर हैं और ऊपर बाय कर रखा है तो क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन चलें बहरहाल उसको भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह और साथ में कुछ 1-2 और बातें हैं वो भी बा डिस्कस करेंगे। सर्किट ब्रेकर की बात करते हैं। पॉइंट्स का इज़ाफ़ा तो हुआ आज मार्केट में लेकिन उसके बाद अगर हम देखें तो 10 कंपनीज़ अपर कैप हैं, जिसमें माशाल्लाह से प्रीमा अच्छे वॉल्यूम के साथ है, ईपीक्यूएल अच्छे वॉल्यूम के साथ है। एसएलजीएल माशाल्लाह बड़ा अच्छा चल गया, लेकिन आज हमारे हाथ कोई अपर कैप नहीं आया, ऐसा होता है। लेकिन सबसे अहम चीज़ ये होती है कि आपको इस तरह की हेक्टिक मार्केट और हर रोज़ जो है वो जमा-तफ़रीक हो रही हो, इन हालात में अगर आप अपने आप को नॉर्मलाइज़ रख पाते हैं, तो यकीनन आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं मुस्तकबिल में। लोअर कैप की बात करें तो लोअर कैप में कुछ नहीं है। ओवरऑल मार्केट की बात करें तो सीमेंट सेक्टर, कमर्शियल बैंक्स, इसके अलावा एंग्रो की वापसी हुई। एंग्रो हमने खरीद रखा है, इंशाल्लाह देखेंगे कल क्या सिचुएशन बनती है। इसके अलावा फर्टिलाइज़र में कुछ चीज़ें थोड़ी-सी बेहतर होती हुई नज़र आ रही हैं। हमारे पास भी हैं, देखेंगे इंशाल्लाह क्या सिचुएशन बनती है। लेकिन अगर आप गौर फरमाइए थोड़ा-सा, तो जो हमारे ओवरऑल सेक्टर्स हैं, चाहे उसमें बैंकिंग है, उसमें ऑयल एंड गैस है, उसमें फर्टिलाइज़र है, सीमेंट है, पावर है, क्योंकि जो हमारा ये इन्वेस्टमेंट का जो सेक्टर है, ये बड़ा छोटा है, तो इसलिए इसको मैं इतना ज़्यादा कंसीडर नहीं करता। लेकिन कोई भी फ़ार्मा में आज भी सिचुएशन सो-सो थी। हमने जो है वो ऑलरेडी जो था वो ट्रेड कर रखा था इसमें सीपीएचएल में और सर्ल में। इसके अलावा अगर आप देखें तो फिर भी आपको कुछ सेक्टर वाइज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफ़ॉर्मेंस जो है वो देखने को नहीं मिल रही। बैंक्स में देखें तो सिर्फ़ यूबीएल की परफ़ॉर्मेंस है। इसके साथ ही अगर आप पॉइंट्स की बात करें, तो सेक्टर वाइज़ पॉइंट्स बाद में देखेंगे, देखिए 450 पॉइंट्स जो है सिर्फ़ यूबीएल के हैं। और ओवरऑल अगर आप सेक्टर में देखें तो कमर्शियल बैंक्स के 600 पॉइंट्स हैं। यानी कि 400 पॉइंट से ज़्यादा जो हैं 450 पॉइंट्स वो सिर्फ़ और सिर्फ़ यूबीएल के हैं। तो इसका मतलब ये है कि ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर में माँ सवाई यूबीएल के बैंक चला कोई नहीं है। इसी तरह से जो दूसरे दूसरे सेक्टर्स हैं उसमें भी आपको यही चीज़ देखने को मिल रही है। तो सिलेक्टिव परफ़ॉर्मेंस है। तो इसके मुताबिक ही आपने काम करना है। यहाँ पर एक
इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि फ़र्ज़ करें आपने एक शेयर खरीदा, वो शेयर जो है वो आज नहीं चला, तो पैनिक नहीं होना आपने। आपने उसकी अगर आप ट्रेड को प्लान कर रखा है, स्टॉप लॉस का आपको पता है कहाँ पर आपने एग्ज़िट लेना है, तो देन इसको उसको कीप करें। उसके कल बारी आने के चांसेस हैं। ये इसी तरह से मामला चल रहा है तो क्योंकि पूरा का पूरा सेक्टर परफ़ॉर्म नहीं कर रहा। ये सेक्टर परफ़ॉर्मेंस और दीगर मामलात जो हैं ये इंशाल्लाह अब इनमें थोड़ा वक़्त लगेगा। वक़्त क्यों लगेगा? वो भी मैं आपके साथ गुज़ारिश किए देता हूँ। देखिए अब हम बैठे हैं एंड रफली मिड ऑफ अप्रैल के अंदर। 15 दिन ये और 1 महीना जो है वो अगला मई का, तो डेढ़ महीना तो आपका रह गया बजट के अंदर। तो अभी थोड़े दिनों में तो बजट की तैयारी शुरू हो जाएगी। आईएमएफ वाले वैसे ही आके सर पे बैठ चुके हैं। तो अब जब बजट की तैयारी होगी तो न्यूज़ निकलना शुरू हो जाएँगी सेक्टर वाइज़। वो कंपनी वाइज़ नहीं होंगी, वो सेक्टर वाइज़ न्यूज़ होंगी। तो फिर वो पूरे के पूरे सेक्टर के ऊपर पॉज़िटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे। तो फिर आपको सेक्टर परफ़ॉर्मेंस भी देखने को मिल सकती है। ये छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं, इनको साथ-साथ आप देखते रहा करें तो इंशाल्लाह सूरत-ए-हाल बेहतर हो जाएगी। आगे चलते हैं जी इंडेक्स की क्या सिचुएशन थी उस पर बात हो चुकी। कैंडलस्टिक और ईफट का चार्ट जो है वो इंशाल्लाह लास्ट पे डिस्कस करेंगे। कुछ खबरें हैं, पहली खबर जो है वो ऑयल एंड गैस के सॉरी ऑयल प्राइसेज़ के हवाले से है कि जिसपे ₹8 तक की जो कमी है वो मतवक्का है। अगर ये काम हो जाता है और पेट्रोल प्राइसेज़ नीचे आ जाती हैं तो इससे हमारी जो इन्फ्लेशन है इसको मज़ीद कम करने का मौका मिलेगा और आने वाली मॉनेटरी पॉलिसी जो है उसमें भी कोई मज़ीद शरह सूद के हवाले से काम नीचे आ सकता है। अब ये तो वो राय है जो कि ओवरऑल है। लेकिन मेरी अपनी ज़ाती तौर पर क्या राय है? मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि शायद अब वो वक़्त नहीं है कि शरह सूद जो है उसको मज़ीद नीचे लेकर आया जाए। अभी जो शरह सूद है वो नो लॉस नो प्रॉफ़िट ही कहेंगे स्टॉक मार्केट की ज़ुबान में कि उसमें से कुछ कमी-बेची के चांसेस मुझे नज़र नहीं आ रहे। और जिन लोगों ने हमारा लाहौर का इवेंट जो था वो जॉइन किया था स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से उनसे जो मैंने गुज़ारिश की थी, जो स्ट्रैटेजी उनको बताई थी, वो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि उनकी क्या राय है कि क्या हमने जो स्ट्रैटेजी वहाँ पर डिस्कस की थी, उसका कुछ असर जो है वो मार्केट ले रही है या नहीं? वो प्लीज़ ज़रूर जो है वो बताइएगा कमेंट करके। आगे चलते हैं जी, अगली खबर जो है वो आईएमएफ के हवाले से ही है कि जी नो बजट स्टॉक्स और आईएमएफ जो मिशन है वो पूरा का पूरा एफबीआर रिफॉर्म्स के ऊपर लगा हुआ है। देखिए ये होता है, अब हम ये कैसे कहें कि जी आईएमएफ वाले जो हैं वो बजट बनाने आए हैं? तो ये खबरें होती हैं जो कि इस तरह से छोड़ी जाती हैं कि नहीं जी वो इस काम के लिए नहीं, वो इस काम के लिए आए हैं। तो जिस चीज़ के हवाले से वो डिनाई कर रहे हों, समझ लीजिएगा कि वही काम हो रहा है। बजट आईएमएफ ही बनाएगा। बनाने से मुराद ये होती है कि गाइडलाइंस जो है बेसिक गाइडलाइंस वो दे के जाएँगे, चेक करके जाएँगे कि हम बजट में उनको फ़ॉलो करते हैं या नहीं करते। अगली खबर जो है वो प्रीमा के हवाले से है जिसमें हमने 2-4 दिन पहले खबर पड़ी थी कि ये अब कोई सकूक के ज़रिए से जो है वो पैसा इकट्ठा करना चाह रहे हैं मुस्तकबिल में, लेकिन उस पर इन्होंने यू टर्न ले लिया है और उन्होंने कहा जी कि अभी फ़िलहाल जो है वो हमारा ऐसा प्रोग्राम नहीं है। ये कंपनीज़ की तरफ से इस किस्म की खबरें आती रहती हैं, आपको याद होना चाहिए। कोई कंपनी कहती है जी कि हम किसी कंपनी को एक्वायर करना चाह रहे हैं, वो इंटेंशन शो करते हैं, उसके बाद वो कहते हैं नहीं जी हमारा प्रोग्राम नहीं है। ऐसी खबरें बहुत ज़्यादा सुनने को और देखने को मिलती हैं। तो जिन लोगों ने इस खबर की बुनियाद पर बाय किया था वो अपना फैसला करें, जिन्होंने टेक्निकली बाय किया था यकीनन उनको परेशानी जो है वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप एक और चीज़ भी ज़हन में रखिएगा कि ये जो हमारा ये डेयरी प्रोडक्ट्स हैं फ्यूचर में चांसेस हैं कि बजट के अंदर इनके ऊपर जो टैक्सेस वगैरह हैं उन पर थोड़ी-सी कमी वाक़या हो। तो इसलिए मेरा ख़्याल है कि शायद इस खबर का जो कि तहूर वालों ने वापस ली है, शायद कुछ ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट ना आए। तो कोई बात नहीं, सुबह देख लीजिएगा इंशाल्लाह मार्केट बता देगी आपको क्या हालात हैं। जिनके पास है वो सारे प्रॉफ़िट में होंगे, तो सुबह थोड़ा-सा स्टॉप लॉस ले लीजिएगा। आगे चलते हैं जी, अगली खबर मैकपैक फ़िल्म की है जो कि एक नई प्रोडक्शन जो है वो करने जा रहे हैं। उन्होंने नई मशीन जो है वो कोटिंग मशीन वो मँगवा ली है और उस खबर के बाद इसमें आज बड़ा अच्छा वॉल्यूम लगा। लेकिन चूँकि आपको पता है कि हम तो काम करते हैं टेक्निकली, हम खबरों की बुनियाद पर तो काम करते नहीं। हमने ऑलरेडी जो है ये हमारी स्विंग की कॉल के अंदर जो है ये शामिल है। तो यकीनन दोस्तों ने कोई प्रॉफ़िट टेकिंग वगैरह की होगी, नहीं की होगी तो देन अगेन कर लेंगे। क्योंकि हमारा जो स्विंग का ग्रुप है उसमें जो कॉल्स होती हैं वो होती हैं फॉर डेज़ टू सम वीक्स। तो उसमें ये नहीं होता कि रोज़ाना की बुनियाद पर आपको 10 कॉल्स दे दी जाएँ या 5 दे दी जाएँ और आप फिर उसको लेकर बैठे रहें। बड़ी सिलेक्टिव कॉल्स होती हैं। थोड़ा-सा चार्ट साथ में बताया होता है, थोड़ा-सा लंबे अरसे के लिए होती हैं वो, वीक्स एंड वीक्स के लिए होती हैं। तो
बैकपैक फ़िल्म की जो कॉल है, उसमें यकीनन आज दोस्तों ने कुछ कमाया होगा, नहीं कमाया तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में कमा लेंगे। आगे चलते हमारी आज की सिचुएशन क्या रही, हमने इफर्ट में ट्रेड किया, हमने जो है वो कुछ जो हमारे पास 1-2 सीमेंट के शेयर पड़े हुए थे, उनमें कुछ देखने की कोशिश की, कुछ जो है वो हमने फास्ट केबल के अंदर ट्रेड करने की कोशिश की, एंग्रो बाय किया। तो माशाल्लाह सिचुएशन जो है वो बस ठीक रही, कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वो नहीं हुआ काम, कल हो जाएगा। क्योंकि हालात जो है वो थोड़े-से बेहतर हो रहे हैं। एंग्रो बड़ा अच्छा उठाया हमने, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इसमें काफ़ी अच्छा जो है वो गेन हमें मिल जाएगा। अगर आप हमारा डेली बाय सेल का ग्रुप जॉइन करना चाहते हैं, डेली बाय सेल ग्रुप का मतलब ये होता है कि ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स आपको जो है वो ऑन टाइम कॉल्स जो हैं वो दी जाती हैं। और जो हमारा स्विंग का ग्रुप है उसमें मार्केट क्लोजिंग के बाद जो है वो कॉल्स दी जाती है, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है कि स्विंग में आपको रोज कॉल मिलेगी। उसमें हो सकता है हफ्ते में आपको 1 कॉल मिले या पूरे हफ्ते में आपको 5 कॉल्स मिल जाएँ। डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू मार्केट सिचुएशन। इसके अलावा अगर आप स्टॉक मार्केट में अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं या अपना पोर्टफोलियो डिस्कस करना चाहते हैं, तो ये तमाम पेड सर्विसेज जो हैं ये आप ये 2 नंबर्स आपके सामने हैं, इन दोनों में से किसी भी नंबर पर राब्ता फरमाइए और इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। अब चलते हैं जी वापस और डिस्कस करते हैं आज की कैंडल को। कैंडल को डिस्कस करने से पहले ईफट का चार्ट। ईफट में जो दोस्तों ने जिन्होंने मुझे ज़्यादातर मैसेज किए उन्होंने किए कि जी उनमें से ज़्यादातर लोगों ने इसकी जो बाइंग कर रखी है वो 220 से और उससे ऊपर की है। चलें मैं यहाँ पर थोड़ा-सा टिक कर देता हूँ। ये जो लेवल है 220 का वो रफ़ली ये बनता है ये वाला रफ़ली। यहाँ से ऊपर की ज़्यादातर लोगों की बाइंग है जिन्होंने इसको किसी ने 220 पर खरीदा, किसी ने 25 पर, किसी ने 35 पर। तो सूरत-ए-हाल ये है कि दोस्त अहबाब जो हैं वो इसको इन्वेस्टमेंट जिसको भी मैंने पूछा 2-4 लोगों को उन्होंने कहा जी हमने इसको इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से खरीद रखा। तो मैंने उनसे पूछा अब आप इसको मज़ीद क्यों बाय नहीं कर रहे? तो उन्होंने कहा जी ये नीचे जा रहा है। तो मज़े की बात ये है यार कि अगर आप इन्वेस्टर हैं तो खरीदें इसको नीचे जाते हुए शेयर को। मैं यही तो चीज़ आपसे गुज़ारिश करता हूँ कि इफ यू आर अ इन्वेस्टर तो फिर आपकी स्ट्रैटेजी क्या है? क्या आपने बढ़ते हुए शेयर को खरीदना है? तो बढ़ते हुए शेयर को खरीद के वो आपने देख तो लिया कि आपके साथ क्या हुआ है, कि 220 पर खरीदा हुआ शेयर जो है वो आज 190 पे यानी कि 30-35 रुपए जो है वो आप उसमें से ऑलरेडी लॉस कर चुके हैं। यानी कि आने वाले दिनों का जो प्रॉफिट है वो आप जो जो आपका डिविडेंड है वो तो आप मार्केट को दे चुके हैं। तो थोड़ा-सा समझने की ज़रूरत है। मैं सोच रहा हूँ कमेंट भी कीजिएगा आने वाले दिनों में कि कोई एक ऐसा ग्रुप बनाया जाए जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ डिविडेंड वाले शेयर्स जो हैं, वो रिकमेंड किए जाएँ और डिविडेंड वाले शेयर्स के लेवल्स रिकमेंड किए जाएँ कि आपने किन-किन लेवल्स अगर ये ऊपर जाए तो किन-किन लेवल्स पर आपने इसमें से एग्ज़िट लेना है और अगर ये नीचे आए तो किन-किन लेवल्स पर आपने इनको बाय बैक करना है और साथ में फिर आपने इसको कीप करना है। यानी कि जहाँ प्रॉफ़िट टेकिंग का मौका मिले आप प्रॉफ़िट टेकिंग करें, जहाँ बाइंग का मौका मिले आप बाइंग करें और जहाँ पर कीप करने का मौका आप इसको कीप करें और डिविडेंड लें। ये एक हो कि रहें तो आप उसी शेयर के अंदर, लेकिन उसी के अंदर रहते हुए आप बाइंग भी करें, सेलिंग भी करें और डिविडेंड भी लें। तो इस हवाले से मैं कोई ग्रुप बनाने का सोच रहा हूँ। आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि क्या कोई इस किस्म का इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रुप होना चाहिए, यानी कि इन्वेस्टर नुमा ट्रेडर ग्रुप। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अब आते हैं जी अपनी बात की तरफ। ये तो चलें उन लोगों के साथ बात हो गई जिन्होंने इसके ऊपर बाय किया है। देखिए इसकी 2 सपोर्ट थी। पहली एक सपोर्ट ज़ोन जो था वो इसका 210 के अराउंड था। 210 से लेकर 212-13 रुपए का ये 2 से 3 रुपए का ज़ोन था। ये इसने दिया तोड़। अब तोड़ने के बाद इसका जो नेक्स्ट ज़ोन बनता है, यहाँ पर वो बनता है अराउंड 190 रुपए से लेकर 192 रुपए का, ये ज़ोन बनता है। लेकिन हमने इसको में रिस्क लिया, हमने इसको नीचे खरीद लिया। हम तो खैर ऑलरेडी 2 से 3 रुपए मेरा ख़्याल है 2-3 रुपए प्रॉफ़िट में हैं। तो हम तो इसको एज़ ए स्टॉप लॉस लेके तो हम तो देख लेंगे हमने क्या करना। लेकिन अब अगर आप इसमें ट्रेड करना चाहते हैं, तो मेरा ख़्याल है कि बेस्ट ये है कि आप इसका ये जो ज़ोन है, मुझे उम्मीद है कि कल ये ज़ोन ये ब्रेक कर देगा। ये जो ज़ोन है इसका 190 रुपए से लेकर 192 रुपए तक का, ये 2 ढाई 3 रुपए का ज़ोन है, इसको ब्रेक होने लेने दें। देन अगर ये इसके ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है, तो आप यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं और आपका स्टॉप लॉस जो है वो इस ज़ोन से नीचे होना चाहिए। लेकिन ये सारी चीज़ें उसी सूरत में होगी अगर आप स्टॉप लॉस के साथ अपनी पूरी तरह से अपनी ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। हमारी तरफ से कोई बाय की कॉल नहीं है, कोई सेल की कॉल नहीं है।
हमसे जिन दोस्तों ने राब्ता किया था, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से हमने आपको बता दिया कि किस ज़ोन के ऊपर इसकी बाइंग बनती है। आगे फैसला आपने खुद करना है। क्योंकि अगर ये यहाँ से टूटा तो फिर इसका नीचे का ज़ोन जो है वो कोई 165-170 का बनता है। तो अभी फ़िलहाल चूँकि इसमें रिकवरी नज़र आ रही है, चांसेस हैं, इसलिए हमने भी इसको बाय किया है। तो आप अपना फ़ैसला खुद कीजिएगा। आगे चलते हैं जी, और अगला जो हमारी जो कैंडलस्टिक है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। आज भी अगर आप देखें, तो ये जो मैं अभी आपसे गुज़ारिश कर रहा था कि मार्केट जो है, वो लास्ट पे बिल्कुल जो है वो एक सीधी लाइन के अंदर ट्रेड करती रही है। तो आप ये देखिए कि 2 ढाई घंटे जो है वो मार्केट बिल्कुल अपनी एक ही जगह के ऊपर जो है, वो घूमती रही है और उसमें कुछ ज़्यादा हमें मूवमेंट नज़र नहीं आई। ये वेट एंड वॉच जो अभी मैंने शुरू में आपसे बात की थी, ये वो है। इस वक़्त सिचुएशन ये है कि मार्केट के पास जो सपोर्ट है, वो 1,15,750 की है, जो कि बड़ी इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। वो ये रेड लाइन, ये काफ़ी अरसे से मैंने लगा रखी है। और रेजिस्टेंस जो है मार्केट के पास, वो 1,17,000 की है। तो अगेन इन बिटवीन द लाइन्स है, तो मेरा ख्याल है कि कल आपको ट्रेड नहीं लेनी चाहिए। आज जैसे ही इसने इसको ब्रेक किया था, आप ट्रेड ले सकते थे। जो जैसा कि हमने गुज़िश्ता भी डिस्कस कर रखा था कि ये इसको ब्रेक करे तो आप ट्रेड लें। क्योंकि बिटवीन द ज़ोन जो हैं, वो मैं किसी शेयर में भी ट्रेड नहीं नहीं लेता। कोशिश होती है कि या तो वो सपोर्ट पे हो या वो रेजिस्टेंस ब्रेक कर जाए। तो आपसे भी यही गुज़ारिश है कि कल इंतज़ार करें, या तो ये नीचे आए, जिसके कि शायद कम चांसेस हैं, लेकिन जो हालात चल रहे हैं मार्केट के, दोनों चीज़ों को ज़हन में रखें। ज़्यादा जो है वो खुशफ़हमी का शिकार होने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं जी अब तो मार्केट गई। वो मार्केट जाने के लिए तो लोगों ने पता नहीं कहाँ-कहाँ के लेवल लेवल्स निकाल दिए थे मार्केट के कि अब इसने कभी रुकना ही है ज़िंदगी में। तो ऐसा नहीं है। दोनों चीज़ों को हमेशा साथ रखें। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं मार्केट में, ऊपर का लेवल, नीचे का लेवल दोनों ज़हन में रखें। जब तक आप दोनों को ज़हन में रखेंगे, इंशाल्लाह कन्फ्यूज़ नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे। तो रेजिस्टेंस है मार्केट के पास 1,17,000 की, और सपोर्ट जो है वो 1,15,750 है। वेट कीजिएगा, या तो मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करे, जो कि फिलहाल मुश्किल नजर आ रहा है। हाँ, अलबत्ता आपको सपोर्ट पर चांसेस जो हैं वो कल मिल सकते हैं बाइंग के, देन आप बाइंग कीजिएगा, लेकिन स्टॉप लॉस आपका इस जोन से नीचे का होना चाहिए। बस जी, अब तक के लिए सिर्फ इतने। खुश रहें, आबाद रहें, टेंशन फ्री काम करने की कोशिश किया करें, और वो उसी सूरत में होगा जब आप अपनी ट्रेड को प्लान करके चलेंगे। इजाज़त दीजिए जी। अल्लाह हाफ़िज़।